मित्रों, इकोनॉमी का फिफ्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर पिछले वीडियो में ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन खत्म किया था। इस वाले में हम ये रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करेंगे। सबसे पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो व्याख्यायित करना पड़ेगा कि रूरल एरिया किसको बोलते हो। रूरल एरिया की व्याख्या ये है कि जो अर्बन नहीं है दैट इज रूरल एरिया। तो फिर प्रश्न होगा कि अर्बन एरिया की व्याख्या क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, अर्बन एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पर कम से कम 5,000 लोग रहते हो। उनमें से मिनिमम 75% ऑफ द मेल वर्कर पॉपुलेशन, शब्द पे ध्यान दीजिए मित्रों, मेल वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन द नॉन एग्रीकल्चर, खेती के सिवाय का काम करते हो। एंड मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इज 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। उस इलाके को बोलते हैं अर्बन एरिया। और विन डायग्राम में जो इसके बाहर हैं वो सबको बोलते हैं रूरल एरिया। बस अब ये रूरल एरिया के विकास के लिए जो काम किया जाए वो ग्राम विकास। याद रखना एक सीक्वेंस में आसान है। बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान एंड सर्वांगी विकास के लिए क्या, आदर्श ग्राम, रूरबन वगैरह, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बिजली। 12th 5 ईयर प्लान में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए यूपीए सरकार लेके आई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसके अंतर्गत पावर मिनिस्ट्री में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये एक प्रकार की एनबीएफसी कंपनी, वो नीचे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लोन में पैसा देगी कि वो अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क पुख्ता करें वगैरह वगैरह, और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना था। 2014 में मोदी ने बोल दिया इसको राजीव गांधी नहीं, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना बोलेंगे। और सिद्धांत तो पैरेलल ही चलेगा कि ये एनबीएफसी कंपनी वाले नीचे सरकारी और प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फंडिंग में पैसा देगी, जिसकी मदद से गांव-गांव तक बिजली पहुंचा सके। टारगेट क्या है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल यूजिंग मीटर्ड कनेक्शन। शब्द पे ध्यान दीजिए मित्रों, मीटर्ड कनेक्शन। मुफ्त में मन चाहे बिजली नहीं मिलेगी। बीपीएल के घर में भी मीटर तो फिट किया जाएगा, हो सकता है उसको पहले 5, 10, 15 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, बट उसके बाद उसने भी पैसा भरना पड़ेगा। 100% फ्री ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज फीजल डेफिसिट की समस्या होगी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना काम कैसे करती है। ये योजना आने से पहले सिस्टम कैसा था, ऊपर थर्मल पावर प्लांट है, कोयला जला के आपने बिजली बनाई, वहां से जाएगा सब स्टेशन में और वहां से बिजली फीडर लाइन तारों के जरिए एंड यूजर तक पहुंचेगी। वो एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकता है, रेसिडेंशियल यूज के लिए भी हो सकता है। अब क्योंकि पूरी एक लाइन चलती थी तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, लोड मैनेजमेंट में दिक्कतें आती थी। इससे लड़ने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है ग्रीन कलर वाला, आफ्टर उसको फॉलो करिए। पावर स्टेशन, वो थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाई, वहां से सब स्टेशन में गई तो नए सब स्टेशन का निर्माण करने के लिए पैसा दिया जाएगा। और फिर एंड यूजर तक बिजली पहुंचाने के लिए जो फीडर लाइन होती है, तो एग्रीकल्चर की फीडर लाइन अलग, नॉन एग्रीकल्चर की फीडर लाइन अलग बनाई जाएगी, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन, लोड मैनेजमेंट में सुविधा रहे। दिस इज द जिस्ट ऑफ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। प्लस बीपीएल घरों के अंदर आप मीटर कनेक्शन फिट कराएंगे वगैरह वगैरह। हमने पढ़ा मित्रों पावर मिनिस्ट्री, उसके नीचे एक एनबीएफसी कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इन लोगों ने 2 ऐप लॉन्च की है। पहली है ऊर्जा मित्र ऐप। अब नाम से तो ऐसा कुछ लगेगा कि ये अपने को इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स टिप देता होगा वगैरह, नहीं। आपके इलाके में बिजली है कि कट गई, इतनी केवल ये जानकारी देता है। पावर आउटेजेस यू कैन नो। कुल मिला के करीब 200 डाउनलोड ही इस ऐप के हुए हैं। फिर ये ग्राम ज्योति योजना, उसकी वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स वो अपलोड करते हैं, इतने गांव में इतने जिलों तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। बस वही सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे, जो वेब पेज पे, वही इन्फॉर्मेशन ऐप के जरिए आपको दिखाएं। दैट इज कॉल्ड गर्व-2 ऐप। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस दिखाता है। मतलब ऐप किसको बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, कोई फोटो खींचे, कोई आप मॉक टेस्ट दे दें, वेबसाइट का पन्ना ही आप ऐप में दिखाएंगे, उसको भी आजकल लोग मतलब उद्घाटन करने के नाम पे ये कुछ भी करते हैं। सो गर्व-2 ऐप। और जैसे गर्व प्राइड एंड ऑनर वो मूवी ही फ्लॉप गया था, ये वाला ऐप भी फ्लॉप है, हार्डली 2300 लोगों ने डाउनलोड किया है। एनीवेज, मैच द फॉलोइंग के नाम पे कुछ पूछे तो हमने याद रखना है। बिजली, पानी, सड़क, तो बिजली समझ लिया, अभी पानी पे आते हैं। पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर, एज सच स्टेज सब्जेक्ट है। ऊपर काम कौन देखता था, पहले ग्राम विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट, आगे चल के साल 2011 में अलग से मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को काम दिया। अब नाम से ही सीधे 2 काम करते होंगे, क्या, वाटर एंड सेकंड इज सैनिटेशन। तो स्वच्छ भारत आगे आ रहा है, अभी के लिए फोकस करो ड्रिंकिंग वाटर पे।
इसके लिए पहले था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। 92 में बोला कि राजीव गांधी के नाम से ये योजना। साल 2002 में बोल दिया नहीं, उसको बोलेंगे स्वजल धारा योजना। साल 2009 में वापस आ गए कि NRDWP बोलेंगे, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। और आगे चल के फिर टारगेट बनाया कि साल 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 70 लीटर्स वाटर मिलना चाहिए, अपने घर में ही नल में आ जाए या फिर कि विद इन 50 मीटर्स वॉकिंग एरिया। सो दिस इज NRDWP। 2017 बजट में बोला गया कि कुछ जिलों के अंदर आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है, उसे लड़ने के लिए और पैसा दिया जाएगा। आर्सेनिक की ही बात चलिए मित्रों, तो यूपीएससी की CAPF 2013 परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया कि ग्राउंड वाटर में जमा आर्सेनिक को पार्शियली रिमूव करना हो तो क्या कर सकते हो। ऑन बॉइलिंग इवन इफ आयन इज एब्सेंट इन द वाटर, ऑन फिल्टरेशन इवन इफ आयन इज एब्सेंट इन द वाटर। अब कुछ जीके की किताबों में लिखा गया कि प्योर आर्सेनिक इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और कभी कान में ऐसा पड़ा हो तो फिर तुक्केबाजी में आपको लगेगा कि अगर ये पानी में घुलता नहीं, इनसॉल्युबल है, तो अगर फिल्ट्रेशन करेंगे तो एक बाजू निकल के आएगा, तो पार्शियली रिमूव कर ही सकते हैं। बट ये जवाब गलत है। तीसरा ऑप्शन ऑन यूवी ट्रीटमेंट, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन अलॉन्ग विथ रिमूवल ऑफ आयन बाय प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन मेथड इफ आयन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर। अब ये पूरी चीज वर्बेटिंग कोई एडवांस केमिस्ट्री बुक में दी गई थी और एग्जामिनर ने सीधा ही उठा के पैराग्राफ को काट के स्टेटमेंट और की सच्चा पकड़ो तो लास्ट वाला आंसर सही था। ये प्रश्न दिखा के मेरा बोलने का तात्पर्य यह है मित्रों, आजकल ये चला है लॉ ऑफ एवरेजेस कि आपको नहीं आए तो भी 3 जवाब टिक कर दो, कम से कम एक भी सच्चा हो गया तो बाकी 2 के नेगेटिव मार्क के सामने भी आप थोड़ा तो कमाल हो गए एंड सो फॉर। वो सारी बातें कब कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंदाजा से कुछ आप एलिमिनेट कर पाओ। ऐसे ही हवाबाजी में तो आपको बी ऑप्शन भी सही लगेगा। माय पॉइंट इज हर एक जगह पर लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं अपना सकते, स्पेशली ये जो ऐसे प्रश्न है केमिस्ट्री के या इवन फिजिक्स एडवांस फिजिक्स के आएंगे तो वो BSc IIT वाले वो कुछ कभी कान में उनके लगा हो कि भाई कोएगुलेशन मेथड होता है, देन दे कैन स्पेकुलेट समथिंग। अदरवाइज लॉ ऑफ एवरेजेस के नाम पे देखो हर एक जवाब टिक कर दो, इट इज अ डेंजरस स्ट्रेटजी। लॉ ऑफ एवरेजेस बहुत खींच के कहीं पर ले सकते हैं। ऐसा एक प्रश्न देखते हैं, फाइंड रॉन्ग स्टेटमेंट। रूरल ड्रिंकिंग वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट, sanitation is a state subject. As per 11th schedule, state must entrust the sanitation function to PRI bodies and none of the above। मतलब ऊपर के 3 में एक भी गलत जवाब वाक्य नहीं है। अब यहाँ पर कुछ तुक्केबाजी आप करें तो अगर ऊपर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मंत्रालय एक है, मतलब ये विषय कुछ एक होगा, तो तुक्केबाजी में आप ऐसा सोचिए कि या तो दोनों ही राज्य के पास होंगे या दोनों ही यूनियन लिस्ट में होंगे। मान लीजिए आपने गट फीलिंग से हो कि दोनों स्टेट लिस्ट में होने चाहिए, देन सी ऑप्शन स्टेट मस्ट एंट्रस्ट दिस फंक्शन। अब यूजुअली मस्ट वाले वाक्य गलत होते हैं और यहाँ पर भी ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबी बात हो गई कि मस्ट एंट्रस्ट सैनिटेशन टू PRI बॉडी। उनके पास इतना पैसा और मैन पावर कहाँ है कि पूरा नेटवर्क बिछा दे। सो ऑन दैट लॉजिक द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। बट ये भी बहुत खींच के गट फीलिंग पे आप जाओ तो की बात है, अदरवाइज पता ही ना हो और फिर आप कुछ करो, इट इज डेंजरस। एनीवेज कमिंग बैक, हम लोग पढ़ रहे थे ये नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, तो ये कोर स्कीम का हिस्सा है, अर्थात यूनियन एंड स्टेट शेयरिंग क्या होगा 60-40-90-10। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन कंपोनेंट रूरल कंपोनेंट, बट दैट इज ऑल्सो कोर स्कीम, मतलब 60-40-90-10 के हिसाब से कॉस्ट शेयरिंग होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में नेहरू ने बोला रूरल सैनिटेशन पे फोकस करेंगे। 86 में राजीव गांधी ने बोला नहीं, उसको सेंट्रल रूरल सैनिटेशन स्कीम बोलेंगे। 1999 में वाजपेयी ने बोला नहीं, उसको टोटल सैनिटेशन कैंपेन बोलेंगे। साल 2012 में मनमोहन सिंह ने बोला नहीं, उसको निर्मल भारत अभियान बोलेंगे। और वहाँ जो ग्राम के अंदर 100% खुले में शौच जाना बंद हो जाए तो निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाएंगे। और उसके बाद मोदी तो 2014 2 अक्टूबर को बोल दिया नहीं, उसको स्वच्छ भारत मिशन बोलेंगे। और टारगेट रहेगा कि 2019 उसकी 2 अक्टूबर जब गांधी की 150वीं जन्म जयंती हो तो पूरे भारत को 100% ओपन डेफिकेशन फ्री एंड 100% मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री बना दिया जाएगा। अब ये काम करना है तो कौन सा मंत्रालय काम देखेगा? ग्रामीण इलाकों में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, अर्बन इलाकों में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, नेशनल लेवल पे इनके सेक्रेटरीज की बॉडी, स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी की कमेटी, जिले में कलेक्टर की कमेटी, और नीचे अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज बॉडीज, वो लोग काम देखेंगे। और फिर
ये रिटायर्ड टीचर्स, आशा वर्कर्स वगैरह को स्वच्छता दूत के स्वरूप में उनको बोलेंगे और वो वॉलेंटियर के रूप में जाके सब गांव वालों को सिखाएंगे कि भाई खुले में नहीं जाना चाहिए, शौचालय बनाइए, इसकी ये होता है वगैरह वगैरह। फाइनेंस मैंने बोला इट इज कोर स्कीम, अर्थात 60-40-90-10 में चलेगा। नए बजट में 16,000 से ज़्यादा पैसे दिए गए, उसमें अर्बन में कम, रूरल में ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वहीं खुले में शौच में जाते हैं। अब ये जो पैसा मिला वो क्या सारा केवल टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में जाएगा? नो, 15% ऑफ दैट मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन अवेयरनेस, और बाकी रिमेनिंग वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन बैकएंड में उसका सैनिटेशन, पूरी पाइपलाइन बिछाएं और वो सब। अवेयरनेस में भी 3% ऑफ द मनी फॉर नेशनल लेवल, टीवी अखबार विज्ञापन जो आते हैं, 12% स्टेट लेवल पे ये नुक्कड़ नाटक वगैरह से जागृति की जाए। इसके अलावा ये जो स्वच्छता दूत बने आशा वर्कर, वो अगर एक फैमिली को कन्विंस कर दे फ्रॉम दिस ओपन डेफिकेशन, तो इनको 150 रुपये इनाम के स्वरूप में मिलते हैं। ये सारा पैसा मोबिलाइज कैसे होता था? पहले तो सर्विसेज के ऊपर लगता था 0.5% स्वच्छ भारत सेस, जिसकी मदद से ये पूरा पैसा आ जाता। परंतु अब तो ये सेस सिस्टम खत्म, अंडर द जीएसटी, अर्थात फिर जो भी आवक केंद्र सरकार को होती होगी उसमें से वो डालेंगे, प्लस राज्य सरकार का 60-40-90-10 के हिसाब से, प्लस अंडर द कंपनीज एक्ट बहुत बड़ी वाली कंपनियां, उनके पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट उसका 2% उन्होंने कंपल्सरीली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना पड़ता है, तो उसका भी कुछ हिस्सा आ सकता है ये स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत मिशन में क्या करेंगे? बेसिकली पैसा देके टॉयलेट बनाएंगे। तो गांव के अंदर इंडिविजुअल फैमिली के लिए बनाना है, 12,000 रुपये मिलेंगे। पूरे गांव समुदाय के लिए कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड वॉशरूम बनाए तो 2 लाख रुपये मिलेंगे। और स्कूलों में टॉयलेट्स प्लस लड़कियों के लिए अलग से उसकी व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार शहरी इलाकों में इंडिविजुअल फैमिली के लिए, हाउस होल्ड के लिए टॉयलेट तो 4,000 रुपये। कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसी होती हैं कि हर एक के ऊपर, हर एक घर पे टॉयलेट नहीं बन सकता, इन दैट केस कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जाएगा। इसके अलावा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सभी पब्लिक जगहों पे भी सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। एंड लास्टली, शहरी इलाकों में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी टेम्पररी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। अदरवाइज ये स्मार्ट सिटी के लिए बीआरटी कॉरिडोर ये सब आप बनाए, और बट जो मजदूर है वही गंदगी करे तो स्मार्ट सिटी डर्टी सिटी बन जाएगा। सो फॉर ऑल दिस पर्पज मनी विल बी गिवन प्लस फंडिंग फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स। लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम ने ऑब्जर्व किया था कि जो लोग खुले में शौच जाते हैं दे गेट एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी, अर्थात कुछ ऐसे जर्म्स उनके इंटेस्टाइन, अंतड़ियों में लग जाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे ऑलवेज हैव क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन देयर इंटेस्टाइन। तो फिर वो दूध, दही, काजू बादाम कुछ भी खिलाओ, वो बच्चे की सेहत पे वो बढ़िया दिखेगा नहीं। सो द बेबी विल ऑलवेज रिमेन थिन एंड वीक, और फिर पढ़ाई में उसके लर्निंग आउटकम्स कोई ज़्यादा अच्छे आपको दिखेगी नहीं। फिर एनजीओ प्रथम का वो असर, लर्निंग आउटकम का रिपोर्ट आप पाएंगे कि भाई क्लास 5 के बच्चे 2nd क्लास की भी किताबें नहीं पढ़ पाते। सो बेसिकली बैक एंड में कि भाई न्यूट्रिशन, सैनिटेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वही बात को नए इकोनॉमिक सर्वे में भी सुब्रमण्यम आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में वो बोलते हैं जेंडर बेस्ड सैनिटेशन इनसिक्योरिटी, कि ग्रामीण महिलाओं को शौचालय की सुविधा नहीं, दे हैव टू ट्रैवल एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट का एक जोखिम रहता है। प्लस ये खुले में जाने से इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वीमेन, उसके चलते ये मैटरनल मॉर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। और इन सब सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह की चिंता के चलते अनकॉन्शियसली, साइकोलॉजिकली दिस वीमेन दे विथहोल्ड देयर फूड एंड वाटर इंटेक, ताकि उनको ज़्यादा जाना ना पड़े। सो दैट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन द रूरल वीमेन। अल्टीमेटली देयर बेबीज आर थिन, और फिर वो पुअर लर्निंग आउटकम, याद करो मैंने जो बताया आसेर वाला रिपोर्ट, दैट हैपन्स। अर्थात जैसे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, उसी के अनुसंधान में ये महिलाओं के लिए दिस सैनिटेशन सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। स्वाभाविक है इकोनॉमिक सर्वे या सरकार ऐसा कुछ करेगी तो द हिंदू को मजा नहीं आएगा। तो एक कॉलमनिस्ट ने ऐसा लिख दिया कि अंग्रेज लोग, गोरे लोग बोलते हैं कि खुले में शौच में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उनके वैल्यू सेट में फिट होने के लिए ये हमारी गुलाम मानसिकता की हम भी दौड़ के ऐसा कराना चाह रहे हैं। आई एम जस्ट अनकंफर्टेबल विद द वे वी आर पुशिंग इट। और ऐसा लिखा किसने? द हिंदू में कॉलम लिखा एक मध्य प्रदेश की आईएएस ऑफिसर ने। आगे चल के सरकार ने उसको ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल वायोलेशन के लिए शो कॉज नोटिस दिया। हाउ दिस इज लॉजिकली कनेक्टेड? अगर सरकारी अधिकारी सरकार की नीतियों से खपा है तो किसी पब्लिक फोरम में उसने वो चीज़ क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए। इफ दे हैड प्रॉब्लम तो सरकार को खुद लिखना चाहिए। तो
मुख्य परीक्षा पेपर 4 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस सर्विस रूल कोई केस स्टडी बन सकती है, तो ये हमने देख लिया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सरकार की नीतियों की निंदा करना, चाहे न्यूज़पेपर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया, दैट वन शुड अवॉइड। इस साल सिविल सर्विस डे पे मोदी ने बोला कि सरकारी अफसरों ने एनोनिमिटी, अनामिका, पर्दे के पीछे रह के काम करना वो परस्यू करना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि कलेक्टर भी पोलियो 2 बूंद पिलाते हैं तो उसकी सेल्फी खींच के फेसबुक पे लाइक्स लेने के लिए जो बटोरते रहते हैं, दे शुड अवॉइड इट, ऐसा मोदी ने बोला। अब प्रश्न होता है, मोदी तो खुद पूरा दिन सेल्फी खिंचवाते हैं, तो ये ज्ञान नीचे क्यों बांटा जा रहा है? बिकॉज मोदी पॉलिटिशियन, तो वोट बटोरने के लिए उन्होंने तो हमेशा चर्चा में रहना पड़ेगा। बट सिविल सर्विस के फाउंडेशन वैल्यू 2 हैं। न्यूट्रलिटी, मतलब कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार, वो एक समान काम करेंगे। एंड सेकंड इज एनोनिमिटी, कि जो भी विकास के या अच्छे काम होंगे उसका क्रेडिट या ब्लेम मिनिस्टर को जाएगा। सिविल सर्वेंट विल बी प्रोटेक्टेड। सो अगेन ये भी मुख्य परीक्षा पेपर 4 फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर्विस रूल वगैरह का केस स्टडी बन सकता है, तो जरा लिखने में ध्यान रखना। कमिंग बैक, ग्रामीण विकास के लिए क्या बिपाशा, बिजली समझ लिया, पानी और सैनिटेशन भी समझ लिया, और से सड़क तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा दी, इतना खत्म। फिर क्या होगा, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी तो वो फूड सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सी योजना है, दैट वी विल स्टडी इन द 6th पिलर, ह्यूमन डेवलपमेंट। उसको छोड़ो, अभी की वो रोटी मान लीजिए सेकनी है तो क्या चाहिए, एलपीजी, एक प्रकार से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी की बात। तो साल 2013 और फिर 14 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लेके आई प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना पहल, जिसके अंतर्गत आप बाजार के मूल्य पे सिलेंडर खरीदो और फिर आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी की रकम जमा कर दी जाएगी। दैट इज दिस पहल स्कीम। हर साल 12 सिलेंडर हाउस होल्ड के लिए। ये सब्सिडी आपको नहीं चाहिए, देन अंडर द गिव बैक कैंपेन आप अपना नाम लिखवा दो तो आपको नहीं मिलेगी। और उसी प्रकार जिस फैमिली के अंदर पति या पत्नी की टैक्सेबल इनकम 10 लाख या उससे अधिक है, उसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक ये होगा। आगे चल के मोदी को लगा कि ग्रामीण इलाकों में और खास करके बीपीएल महिलाएं, दूर दूर तक उन्होंने लकड़ियां चूल्हे में जलाने के लिए लेने को जाना पड़ता है। सो दैट ट्रेजरी, और वो चूल्हे में ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड की समस्या, हेल्थ की समस्या, तो उन सबको भी ये बीपीएल फैमिलीज को भी एलपीजी कनेक्शन देने का प्रयत्न करेंगे। 2016 में स्कीम लेके आए। और इसके लिए बीपीएल लाभार्थी का पसंद कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेप्रीवेशन इंडिकेटर के हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। एंड वहां पर गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन फिट करने के लिए 1600 रुपये पर फैमिली, उस हिसाब से प्रोजेक्ट का आवंटन किया गया है। अब मित्रों, यहाँ पर ये पहली बार कनेक्शन लग गया वो मुफ्त, बट फिर आपने जब गैस का वो सिलेंडर रिफिल कराना है वो सब के लिए तो पैसा देना पड़ेगा। बट ये जो सरकारी कंपनियां काम करी, इंडियन वगैरह, वो आपको ईएमआई वगैरह की सुविधा देती है। और बैकएंड में ये मेक इन इंडिया को भी प्रमोट करता है। हाउ स्टव, चूल्हा, रेगुलेटर वो सब भारत में ही बना, तो लाइक दैट ही इज एक्सपांडिंग। ये पहल डीबीटी योजना काम कैसे करती है, फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया है। नए बजट में जेटली ने बोला कि जैसे एलपीजी सिलेंडर के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऐसा ही सब्सिडाइज केरोसिन के लिए भी हम ट्रांसफर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि 1 अप्रैल 2016 से तो चंडीगढ़ बिकेम केरोसिन फ्री सिटी, क्योंकि हर एक हाउस होल्ड ने एलपीजी ले लिया है तो अब वो प्राइमस और केरोसिन वाला स्टव इस्तेमाल नहीं करते। हावेवर केरोसिन रिक्शा मुक्त चंडीगढ़ हुआ है कि नहीं, दैट इज अनदर थिंग, बट ये जिक्र किया गया। तो मित्रों, बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क खत्म। रोटी तो ह्यूमन डेवलपमेंट में देखेंगे, बट वो सेकने के लिए एलपीजी खत्म। फिर रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़ा उसकी कोई स्कीम नहीं है, बट नए और इवन लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोटे शहरों में स्थापित किया जाए ताकि सबको रोजगार मिल सके। यहाँ तक। अब रोटी कपड़ा मकान, मकान के लिए क्या, मकान के लिए थी इंदिरा आवास योजना, जिसको बंद करा के मोदी लेके प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, और दोनों ही कोर स्कीम का हिस्सा है। मतलब कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा, 60-40, 90-10। सबसे पहले गांव के इलाके में मकान बनाने के लिए क्या, शुरुआत में योजना थी इंदिरा आवास योजना, मोदी लेके आए प्रधानमंत्री आवास योजना। दोनों ही योजनाएं रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखेगी। नए बजट में ये 23,000 करोड़ अलॉट किए गए। अर्बन हाउसिंग के लिए भी योजना का नाम तो प्रधानमंत्री आवास योजना ही है, बट दैट इज लुक्ड आफ्टर बाय अनदर थिंग। ये स्लाइड में हम केवल ग्रामीण इलाकों में आवास के लिए क्या है वो देख रहे हैं। इंदिरा आवास योजना 85 में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना वो 1 अप्रैल 2017 से लॉन्च की गई, मतलब ये वाले फाइनेंशियल ईयर से।
बट जो पुरानी मतलब इंदिरा आवास योजना थी वही कंटिन्यू है, बट उसका नाम बदल दिया गया और अब से उसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। बेनिफिशियरी लाभार्थी कौन? इंदिरा आवास योजना में ग्राम सभा बीपीएल एंड अदर विकलांग वगैरह फैमिलीज को आइडेंटिफाई करती थी और फिर उनको पैसा दिया जाता था। यहाँ पर ग्राम सभा नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 उस हिसाब से जो जो एकदम डेप्राइव्ड कैटेगरीज हैं उन लोगों का लाभार्थियों का लिस्ट अगले 3 सालों के लिए एडवांस में बना दिया गया है। पैसा इंदिरा आवास योजना में ऊपर केंद्र का पैसा राज्य में और राज्य के नीचे ये तहसीलदार, पटवारी वगैरह के मार्फत लाभार्थी को पैसा मिलता था और बीच में करप्शन की, लीकेज की बहुत समस्या रहती थी। इसलिए नई प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास सॉफ्टवेयर और उसके मदद से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। कितना पैसा? इंदिरा आवास योजना में 70 to 75,000 रुपीज डिपेंडिंग है कि मैदानी प्रदेश है या हिल प्रदेश है, यहाँ पर बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैदानी प्रदेश तो 1,20,000, हिल एंड अदर दुर्गम एरिया तो 1,30,000, और साथ ही साथ वो मकान तो बनाएंगे तो वहाँ एलपीजी कनेक्शन, उसके लिए उज्ज्वला योजना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत मीटर्ड कनेक्शन फिट करेंगे, वहाँ टॉयलेट बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन डैश ग्रामीण वो सब है। और ये सब कुछ करके बाय द ईयर 2022 100% पक्का हाउसेज फॉर ऑल इन अर्बन एंड रूरल एरिया ऐसा प्रयत्न होगा। तो ग्रामीण इलाकों के लिए ये इंदिरा आवास योजना थी, उसको बंद करके उसका नाम बदल के ये नया स्वरूप दिया गया। शहरी इलाकों के लिए क्या? ग्रामीण इलाकों में रूरल डेवलपमेंट देखेगा तो शहरी इलाकों में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन। मित्रों, ग्रामीण इलाकों में पहले था इंदिरा आवास योजना, तो शहरी इलाकों में पहले क्या था? उस वक्त था राजीव ऋण योजना, सब्सिडाइज लोन सब्सिडी दी जाती है। उसको बदल के कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन 2015 से 2022 तक 100% हाउसिंग टू ऑल, और नए बजट में इसके लिए 6,000 करोड़ दिए गए। लाभार्थी कौन? प्रधानमंत्री की गांव वाली योजना में लाभार्थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से पसंद किए जाएंगे, लेकिन ये जो शहरी इलाकों के लिए योजना है वहां पर वो सेंसस वाला डेटा नहीं, बट एनुअल इनकम आपकी कितनी है। अगर 3 लाख तक की है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और 3 से 6 लाख में है तो लो इनकम ग्रुप, इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। गांव में तो मित्रों सीधा ही लाभार्थी को 1,20,000 से 1,30,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट में दे के भाई तू खुद घर बना लेना। शहरी इलाकों में ऐसा सीधा सीधा नहीं चलेगा, 4 तरीके से काम होगा। पहला, अगर व्यक्ति के पास पहले से जमीन है उसको 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं टू बिल्ड अ हाउस और टू रेनोवेट एग्जिस्टिंग हाउस, एक तरीका। दूसरा, अगर व्यक्ति के पास जमीन है ही नहीं तो क्या करेगा? कोई बिल्डर जो भी अपार्टमेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है वहां पर वो अपना फ्लैट या मकान बुक कराएगा, तो वो जो होम लोन लेना पड़ेगा उसे वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन किसानों के लिए तो है, 60% ब्याज पे लोन मिलती है, 3% सरकार अपनी जेब से देती है, तो इफेक्टिवली फार्मर हैज टू पे 4% फॉर द क्रॉप लोन्स। सिमिलर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज अवेलेबल हियर ऑल्सो, बट वहां पर स्लैब रहते हैं कि 3 लाख तक का लोन, 9 लाख तक का, 12 लाख, सो फॉर। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने जब पढ़ाया था उस स्लाइड के अंदर वो डेटा है, आप देख लेना। इन शॉर्ट, मकान खरीदने के लिए ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप को जो लोन लेनी पड़ती है उसमें उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। परसेंटेज वाइज किसको कितना, वो सब इतना ट्रिवियल डेटा भी यूपीएससी नहीं पूछती। खैर, तो ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, अगर कोई प्राइवेट बिल्डर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा है और बोल दे कि यहाँ जितने मकान बनाए उसके 35% ऑफ देम आर मेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसे सरकार स्कीम सब्सिडी के रूप में थोड़ी मदद करेगी। और चौथा तरीका, पहले से ही जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं उसको तोड़ के वो सभी लोगों को वहां पर पक्के मकान बनाए जाएंगे। उसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राइवेट बिल्डर मिलकर काम करेंगे। अर्थात ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना तो सीधा ही है कि पैसा दे दिया और लाभार्थी मकान बना ले। शहरी इलाकों में 4 अलग अलग तरीकों से करेंगे, खुद की जमीन है कि नहीं, इंटरेस्ट सबवेंशन, प्राइवेट बिल्डर एंड स्लम रीडेवलपमेंट। मित्रों, शहरी इलाकों में मकान बनाने तो बिल्डर ने पहले तो अलग अलग विभागों से एनओसी लेने पड़ते थे, पर वहां बहुत सारा टाइम लग जाता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। तो सरकार मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लेके आई और राज्य सरकारों को बोला कि उसको आप अडॉप्ट करिए, वो एक मुद्दा। दूसरा, आप मकान के लिए बिल्डर को पैसा देते बट वो टाइम पे पूरा फ्लैट स्कीम कंप्लीट नहीं करता, तो क्या? उसके लिए नया कानून आया जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों ने रेरा बनाना होगा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर बिल्डर ने अपनी जो भी
अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स स्कीम लॉन्च की, वो वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा, पूरी ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर ग्राहक जाके बिल्डर को पैसा देगा, और अगर समय पे उस बिल्डर ने अपना काम पूरा नहीं किया तो ये रेरा संस्था वाले ग्राहक को इंसाफ दिलाने में, पैसा वापस दिलाने वगैरह वगैरह में मदद करेंगे। अब ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आगे क्या अपडेट आए, PRSindia.org में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज लास्ट रेल बजट पढ़ाया था, उस वीडियो के अंत में भी ये चीज़ है। तो मित्रों, इस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट में बिजली, पानी, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान समझ लिया। मकान में भी गांव में अलग, शहरों में अलग, साथ में पढ़ लिया। नाउ व्हाट अबाउट ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट? उसके लिए साल 2007 में योजना आई बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जिसके अंतर्गत एकदम पिछड़े राज्य और उसके पिछड़े जिलों को एडिशनल पैसा दिया जाता था स्कूल, वाटर, स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए। फिर 2013 में लेके आए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। नाम से ही सीधा है, पंचायत की बिल्डिंग को रेनोवेशन करने के लिए, बनाने के लिए, पंचायत के स्टाफ को तालीम देने के लिए पैसा मिलता था। और ये दोनों ही योजना लागू करता था पंचायती राज मंत्रालय। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को ही ग्रांटेड एड के नाम पे 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए, ये पंचायती राज पूरी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए। इसलिए फिर मोदी ने बोला ये सारी योजनाएं खत्म, वो राज्य सरकार को जो 2 लाख करोड़ मिले हैं उस हिसाब से वो अपना विकास और पंचायतों का विकास करवा ले। एक बात, इसके अलावा 93 में मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके नीचे योजना बनाई गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसके अंतर्गत ये MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में विकास के काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप गांधीनगर में आएंगे, हर एक बस स्टैंड पे लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी ने सहाय थी, तो वो पैसा किधर से आया? बस स्टैंड बनाने का MP लेट्स में से आया। नए बजट में कुल मिला के 3,950 करोड़ दिए गए। इसके अलावा साल 2012 में ये मॉस्पी मंत्रालय ने एक कंपटीशन का आयोजन किया था, 1 MP 1 आइडिया। लोग आइडिया सुझाव देंगे कि भाई क्या क्या काम करना चाहिए, और जो बेस्ट सुझाव होंगे उनको इनाम दिया जाएगा। ये तो 2012 में सिर्फ एक बार ही कंपटीशन का आयोजन हुआ था, बट उसके बाद ये 2015-16 के अंदर कोई द हिंदू कॉलमनिस्ट ने बोला कि वापस इसका कंपटीशन करना चाहिए। तो उस हिसाब से कुछ कॉम्पिटिटिव मैगजीन के अंदर वापस ये चल रहा है, बट वो जब होगा तब होगा, अभी के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। और 2012 में था, वो इतना याद रख के जाने का कोई मतलब नहीं, कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी बैड, इसलिए मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया है। खैर आगे क्या, साल 2014 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, उसके लिए 1000 करोड़ दिए गए ताकि गांव में भी शहरों जैसी सारी सुविधाएं मिले। स्मार्ट सिटी के साथ वो पैरेलल आगे बढ़ते हैं। साल 2014 में ही सांसद आदर्श ग्राम योजना लेके आए, उसके लिए कोई पैसा नहीं, बस ऐसे ही करना है, ग्राम विकास मंत्रालय देखेगा। ये सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांव को एडॉप्ट करेंगे और वहां विकास की योजनाओं का काम बढ़िया तरीके से वो देखेंगे। अब किस MP ने कितने सालों में कितने गांव अडॉप्ट करने, वो पूरा सीक्वेंस एंड एरिथमेटिक चेन UPSC के लिए काम का नहीं। अब कहां पर किस साइज का गांव अडॉप्ट करना है वो भी छोड़ो। याद रखने लायक चीज इतनी है कि लोकसभा का MP होगा तो अपने कंस्टिट्यूएंसी से, राज्यसभा का MP होगा तो अपने राज्य से, और अगर नॉमिनेटेड मेंबर होगा तो वो पूरे भारत में उसको जो ठीक लगे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश में कुछ गांव को अडॉप्ट किया है। अब एडॉप्टेड गांव में क्या, कोई अलग से पैसा मिलेगा? नहीं, जो MP है उस बाकी सारी जन कल्याण की जो बिपाशा की योजनाएं हैं उसमें वो पर्सनल अटेंशन के यहाँ बढ़िया काम हो सके। फिर डोनेशन से लाइब्रेरी बनाएंगे, गांव के लिए एक विलेज सॉन्ग बनाएंगे, शहीदों को याद करेंगे, बेटी पैदा हुई तो पेड़ पौधे लगाएंगे एंड सो फॉर्थ। ऐसा सब कुछ करके सर्वांगी विकास के प्रयत्न किए जाएंगे जन भागीदारी से। अब इसी से मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी बन सकता है कि भाई आदर्श ग्राम योजना का क्या महत्व है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप प्रीलिम के बाद आराम से सोचना। अब ऐसे ही बोल बच्चन बिना पैसों की योजनाएं, एक कैंपेन चला 2016 में, ग्राम उदय से भारत उदय। 14 अप्रैल 2016 दैट वाज 125th एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर से लेकर 24 अप्रैल 2016 दैट वाज पंचायती राज डे, ये जो समय काल था वहां पर पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वो साथ में मिलकर सोशल हार्मनी के अलग अलग जगह पे प्रोग्राम करेंगे। दैट वाज ग्राम उदय से भारत उदय, अदरवाइज नॉट अ स्कीम लाइक अ परमानेंट थिंग। हाउएवर ग्रामोदय संकल्प मैगजीन और उसका ऐप भी बनाया गया। उससे पहले 2014 में HRD मिनिस्ट्री वाले लेके आए उन्नत भारत अभियान, जिसके अंतर्गत IIT NIT वालों को पैसा मिलता है, गांव के लोगों के लिए कोई टेक्नोलॉजी बनाओ। ग्राम विकास के ओवरऑल कंसेप्ट के लिए
साल 2005 में यूपीए सरकार ने बोला भारत निर्माण, बेसिकली काम तो वही करना था, बिजली पानी सड़क सिंचाई वगैरह। उसी प्रकार मोदी सरकार ने बोला अमृत महोत्सव 2022, क्योंकि 2022 दैट विल बी 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो वहां पर क्या करेंगे, ये किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, सभी को मकान दिए जाएंगे, सभी को 70 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, NRDWP याद करो, वो सब करेंगे। और उससे पहले साल 2019 जो कि गांधी की 150वीं जन्म जयंती होगी, तो स्वच्छ भारत क्यों, ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया करेंगे। साथ ही साथ 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त कर देंगे अंडर वन मिशन अंत्योदय। क्या वो गरीबी के आयाम हम 6th पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट में देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, स्वच्छ भारत देख लिया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिपाशा देख लिया, नाउ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो अर्बन डेवलपमेंट अगेन व्याख्या क्या, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि जो रूरल नहीं है दैट इज अर्बन। अर्बन इलाके की तो स्पेसिफिक व्याख्या है, क्या 5,000 की आबादी कम से कम हो, वहां पर भी मिनिमम 75% ऑफ द मेल वर्कर आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 लाइक दैट। और फिर उसका क्लासिफिकेशन होगा क्लास 1, 2, 3, 4 एंड लाइक दैट, आराम से घर पे देख लेना। क्लास 1 मतलब 1 लाख या उससे ज्यादा आबादी है। अब 1 लाख से ऊपर कितनी आबादी है, उस हिसाब से मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, मिलियन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वो सब बनता है। ये भी आराम से क्लासिफिकेशन घर पे देख लेना। अर्बन इलाके की व्याख्या क्या होती है, एक और तरीका है। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब या तो संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से कोई म्यूनिसिपलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह बनाया गया हो, 4,000 से ज्यादा ऐसे स्टैट्यूटरी टाउन है। दूसरी व्याख्या सेंसस वाली कि 5,000 लोग हों, 75% एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क, सो फॉर, उस हिसाब से 3,800 सेंसस टाउन है। और इन स्टैट्यूटरी और सेंसस टाउन के आजू बाजू भी रेलवे की कॉलोनी, यूनिवर्सिटी कैंपस, जहां पर बिजली पानी, पोस्ट ऑफिस, बैंक ऑफिस की व्यवस्था हो, तो उसको बोलते हैं आउटग्रोथ। तो ये पूरा होता है अर्बन इलाका। और वहां पर विकास के लिए क्या, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यूपीए सरकार साल 2005 में लेके जन्नूरम, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, बेसिकली ऊपर से नीचे पैसा देते थे, वाटर सप्लाई, BRT, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह। मोदी आने पर 2015 में बोल दिया है जन्नूरम नहीं, इसको बोलेंगे अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत 1 लाख या उससे ज्यादा आबादी हो ऐसे 500 शहरों को पसंद किया जाएगा और वहां अगले 10 सालों में कुल मिला के 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या काम करेंगे, वही पार्किंग, वाईफाई, ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग, साइकिलिंग पाथ, सो फॉर। बट यहाँ पर जन्नूरम से अलग बात यह है, ऊपर से केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देगी और फिर राज्यों को मुक्ति होगी, उनको जो ठीक लगे उस प्रकार का वो अर्बन डेवलपमेंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोले इस प्रकार से BRT कॉरिडोर करो या वो। सो लाइक दैट इट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों को छूट दे दी गई। अब प्रश्न ये अमृत योजना तो कोर स्कीम के अंदर आती है, मतलब शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, 60-40, 90-10। और नए बजट में इसके लिए 9,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। अमृत समझ लिया, तो फिर स्मार्ट सिटी क्या है, ये काम भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट देखेगा साल 2015 से लेके आए। स्मार्ट सिटी तो मुख्य परीक्षा निबंध के लिए पहले तो उसकी व्याख्या तैयार करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी मतलब जहां पर स्मार्ट फिजिकल, सोशल, सिविल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट यूटिलिटी, स्मार्ट मोबिलिटी की सुविधा हो, यूजिंग 100% ICT एंड 0% ब्यूरोक्रेटिक हैजल। परंतु मित्रों यहाँ पर ICT सब में कंप्यूटर फिट करा दिया, ऐप बना दिया, दैट इज नॉट द एंड गोल। एंड गोल इज दिस कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, रोजगार के अवसर बढ़े, निवेश की संभावनाएं बढ़े और ये सब कुछ बढ़े, साथ ही साथ एनवायरनमेंट और सोशल सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखा जाए। एनवायरमेंटली मतलब प्रदूषण नहीं होना चाहिए, सोशली सस्टेनेबल मतलब सभी का विकास साथ साथ चलते रहे, ऐसा सब कुछ बना के जो किया जाए, दैट एंटायर कंसेप्ट इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी किसको बोलेंगे, सरकार ने उसके कुछ बेंचमार्क तय किए हैं, जहां पर बिजली पानी सड़क बिपाशा में ये सुविधाएं हो कि बिजली 10% रिन्यूएबल होनी चाहिए, ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट चालू हो जाए, बंद हो जाए टाइम के अनुसार से, सेल्फ हीलिंग स्मार्ट ग्रिड मतलब एक इलाके में लाइट चली गई तो दूसरे इलाके से आपस में आ जाए वगैरह वगैरह, लोड शेयरिंग, लोड मैनेजमेंट। बिजली पानी में क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए ICT। स्वच्छ भारत अर्बन मिशन के अनुसंधान में टॉयलेट्स बनाएंगे, साथ ही साथ जो गंदगी करेंगे उस पर बहुत सारा दंड वसूला जाएगा। पानी सड़क में क्या, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मतलब रोड होंगे, BRT, इनलैंड वाटरवेज, रेलवे में मेट्रो, मोनोट्राम, परिस्थिति के हिसाब से बाईपास, ओवरपास, अंडर ब्रिजेस, ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो।
वॉकिंग एंड साइकिलिंग एंड उसके लिए अलग लेन बनाए जाएंगे, साइकिल शेयरिंग प्रोग्राम होगा। और आप किसी भी जगह पे खड़े रहें तो 10 से 15 मिनट में ही आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वाहन मिल जाएगा, और बैकएंड में वो कोई रूरबन और रूरल एरिया के साथ भी कनेक्टेड होगा, ताकि एक सीमलेस कनेक्टिविटी सबको मिले और पर्सनल व्हीकल का यूज कम हो वहाँ पर। सो बीपाशा में ये बेंचमार्क। फिर मकान के लिए क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। 4 अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया, और 2022 तक सबको मकान दे दिया जाएगा। और वहाँ पर भी 20% फॉर दिस पुअर पीपल, और जहाँ पर भी आपका मकान है उसके 400 मीटर के भीतर ही स्कूल, मॉल, पार्क वगैरह की सुविधा होगी। अब आप विजुलाइज करिए, बीपाशा हो गया, देन मकान बन गया, मकान में अब फैमिली है, फैमिली के बच्चे हो गए, तो उनके पढ़ाई के लिए क्या, नर्सरी से लेके कॉलेज तक की ये स्मार्ट सिटी में सुविधा होगी। 1.25 लाख की बस्ती पर एक कॉलेज होना चाहिए, 10 लाख की आबादी पर एक मेडिकल और एक पैरामेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और हर 10-10 लोगों की आबादी पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लाइक दैट बेंचमार्क्स हैव बीन क्रिएटेड। बच्चे हैं, बीमार भी पड़ जाएंगे तो 108 नंबर एम्बुलेंस, टेलीमेडिसिन विद इन 30 मिनट्स आपको मिल जाए। और पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर भी बेंचमार्क की इतनी आबादी पर इतने बेड का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी, दिस एंड दैट, इवन वेटरनरी प्लेट क्लिनिक भी बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर, अब बच्चे बीमार भी पड़ गए, बच्चे थोड़े जवान हो गए, पापा मोबाइल ला के दो, कम्युनिकेशन के लिए क्या, सभी घरों में वाईफाई की सुविधा, 24/7, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इमरजेंसी, सारी कोई चीज आप ऐप के जरिए फरियाद कर सकते हो, उसका उकेल लाया जाएगा, वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की है, डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग, कियोस्क, आप कोई एक स्मार्ट कार्ड हो जिसकी मदद से आपने स्वाइप किया और आप मेट्रो में भी जा सको, बीआरटी बस में भी बैठ सको, एंड सो फॉर्थ, ऐसी सुविधाएं। फिर स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन के लिए प्रोजेक्ट्स करेंगे। गिफ्ट सिटी जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स को प्रमोट किया जाएगा। आसपास के इलाके में वेयर हाउसिंग, फ्रेट टर्मिनल, एक्सपोर्ट पार्क, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ बना जा सके। अच्छा, तो ये स्मार्ट सिटी तो बेंचमार्क के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज लगती है। हमें अगर अपने सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है तो क्या करें? सबसे पहले आपकी सिटी का नामांकन राज्य सरकार को दीजिए, राज्य सरकार वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को देगी। उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करके सिटी को बोलेंगे अपना प्लान दिखाओ कि असल में क्या करोगे, स्मार्ट सिटी प्लान दिखाओ। और स्मार्ट सिटी प्लान में सिटी के जो भी म्यूनिसिपल बॉडी है वो सब मिलके तय करेंगे क्या करेंगे हमारे सिटी में। मान लीजिए अहमदाबाद कि भाई वहां पर कुछ इलाका रीडेवलपमेंट करेंगे, अर्थात जो पहली बिल्डिंग है तोड़ के नया करेंगे, कुछ इलाका वहां पर रेट्रोफिट करेंगे, मतलब जो बिल्डिंग मान लीजिए 10 माले की है 50 माले की कर देंगे। मतलब एग्जिस्टिंग सिटी में जो काम किए जाए आपको उसको बोलेंगे ब्राउन फील्ड, और उसके आजू बाजू के इलाके में कुछ नया निर्माण करेंगे उसको आप बोलोगे ग्रीन फील्ड, एक्सटेंशन ऑफ द सराउंडिंग एरिया। और ये सब कुछ किया जाएगा यूजिंग आईसीटी सॉल्यूशन, और उसका फाइनेंस मॉडल भी आपने दिखा कि हम इस प्रकार से काम करना चाहते हैं। ओके, तो आप अपना स्मार्ट सिटी प्लान भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को देंगे। उसके बाद आखिरी सिलेक्शन होगा। अब जैसे यूपीएससी में होता है कि भाई फाइनल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पर भी पता होना चाहिए फाइनल वैकेंसी कितनी। स्मार्ट सिटी के लिए 100, अमृत सिटी के लिए 500। लेकिन हर एक राज्य में कितनी सिटियों को ये योजना के लिए पसंद किया जाएगा, वो कोटा कुछ इस तरह से डिसाइड किया गया है कि आपके राज्य के अंदर अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और कितने स्टैट्यूटरी टाउन है, उस हिसाब से एक वेटेड फॉर्मूला बना के हर एक राज्य के ऊपर कोटा कि आपको इतने सिटी का प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको इतने का। मैक्सिमम मिला उत्तर प्रदेश को, दूसरा नंबर तमिलनाडु, एंड थर्ड इज महाराष्ट्र। ठीक, तो सब लोगों ने इस प्रकार से अर्जी डाली होगी अपने स्मार्ट सिटी बनवाने के लिए, और 100 टॉपर्स को पसंद कर लिया है फॉर स्मार्ट सिटी। उत्तर प्रदेश के अंदर 13, तमिलनाडु में 12, महाराष्ट्र 10, मध्य प्रदेश 7, गुजरात कर्नाटक 6। गुजरात में कौन? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये दाहोद को किस खुशी में स्मार्ट सिटी बना दिया, ये मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, बाकी जो छोटे राज्य हैं तो स्वाभाविक है वो फॉर्मूला के हिसाब से उनके कोटा में क्या एक एक सिटी आएगी, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर को भी एक सिटी। वो अपना जम्मू और श्रीनगर का प्लान उन्होंने भेजा है, जो एक पसंद हो जाएगा दैट विल बी डेवलप एज स्मार्ट सिटी, ऊपर से पैसा दिया जाएगा। नाउ दिस प्रपोजल हैज बीन सेंड, तो जब जो सिलेक्ट हो जाए आप ये स्लाइड एडिट करके वो नाम लिख देना। स्मार्ट सिटी फाइनेंस के लिए पैसा कहां से आएगा वो समझने से पहले एक साइड टॉपिक देख लेते हैं। 2015 बजट में लाया गया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत इसको बनाया गया, और रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में नहीं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट में किया गया। फिर भारत सरकार ने, दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ने कुल मिला के ढेर सारा पैसा इसमें डाला। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड फंड ऑफ द फंड्स,
और इसमें से दूसरे फंड में पैसा दिया जाता है और फिर वहां से अलग अलग फाइनेंशियली वायबल ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाता है। 2017 बजट में 1000 करोड़ इसमें अलॉट किए गए और उनको बोला कि अपने खुद से 16,000 करोड़ और मोबिलाइज कर देना। कैसे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है वगैरह से आप फाइनेंस लेके आओ, खुद के नए कोई बॉन्ड इशू करो वगैरह वगैरह, एंड लाइक दैट दे विल हेल्प द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मित्रों, इसके अलावा राइट्स क्या है, इनवाइट्स क्या है, होलसेल बैंक, वो सारी बातें मैंने आपको आगे बैंकिंग फाइनेंस में पढ़ा दी थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और उसके इन्वेस्टमेंट मॉडल्स वो मुख्य परीक्षा की रिवीजन लेक्चर सीरीज में भविष्य में देखेंगे। अभी के लिए भाई ये NIIF नाम की एक संस्था है। अब स्मार्ट सिटी का फाइनेंस मॉडल कुछ इस तरह है। केंद्र सरकार 48,000 करोड़ अपनी जेब से निकालेगी, 2,000 करोड़ ये NIIF वाले निकालेंगे, तो कुल मिला के ऊपर कितना हो गया? 50,000 करोड़ अगले 5 सालों के लिए फ्रॉम 2015। तो केंद्र की तरफ से 50,000 करोड़ और राज्यों और यूनियन टेरिटरी को बोल दिया गया कि आपने भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, मतलब दूसरे 50,000 करोड़। तो कुल मिला के 1 लाख करोड़ एंड डिवाइड इट विद 100 स्मार्ट सिटीज, मतलब प्रत्येक शहर को अगले 5 साल में कितना मिलेगा? 1,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब ये सारा पैसा आया, उसकी मदद से शहर को डेवलप करना है स्मार्ट सिटी, तो कैसे करोगे? जैसे गिफ्ट सिटी बनाने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया गया था, यहाँ पर भी सबको बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद सिलेक्ट हो गया है स्मार्ट सिटी, तो वो अपना एक कंपनीज एक्ट के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल रजिस्टर कराएंगे, जहां पर राज्य सरकार का कुछ हिस्सा होगा, मिनिमम 100 करोड़ उनकी तरफ से, अर्बन लोकल बॉडी का भी हिस्सा, मतलब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उनका भी मिनिमम 100 करोड़ जाना चाहिए। प्लस इफ दे वांट दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व सम प्राइवेट कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट शर्त है कि ये जो सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका हिस्सा दे शुड बी द मेजोरिटी पार्टनर्स। और बस ये स्पेशल पर्पज व्हीकल वाली ये कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव्स वगैरह पूरे प्लान को लागू करेंगे। और भी पैसों की आवश्यकता हुई तो बाजार से अपने बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं। यूजर फी के नाम पे ये BRT वाईफाई की सुविधा, उसका पैसा ले सकते हैं। अगर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अनुमति दे तो उनके वती ये SPV वाले प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे टैक्स भी वसूल सकते हैं। NIIF वाले एडिशनल सहाय करेंगे। 14 फाइनेंस कमीशन की तरफ से अर्बन ग्रांट का जो पैसा आता है, दूसरी जो योजनाएं स्वच्छ भारत वगैरह वगैरह, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड सो फॉर, ऐसा कर करके ये पूरी चीज को लागू किया जाएगा। अब स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो उसका क्रिटिसिज्म भी चल रहा है। चाइना के अंदर ऐसा प्रयोग किया गया, परंतु उन्होंने ग्रीनफील्ड, मतलब जहां कोई भी नहीं था ऐसी जगह पर स्मार्ट सिटी बनाए, और उनका ऐसा प्रोजेक्शन था कि सब ओवर पॉपुलेशन बीजिंग के अंदर है तो वहां से माइग्रेंट लोग यहाँ पर आ जाएंगे और ये शहर बन जाएगा। बट दैट डिड नॉट हैपन। इसलिए शहर जो स्मार्ट शहर थे वो भूतिया शहर हो गए। भारत में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग ग्रीनफील्ड सिटी। जो पहले से ही शहर है अहमदाबाद, गांधीनगर, उसको ही हम रीडेवलप कर रहे हैं। सो पॉपुलेशन तो है ही, गुड्स सिटी बनने का तो चांस नहीं। स्मार्ट सिटी के खिलाफ दूसरा क्रिटिसिज्म है कि हर एक जगह आप सब कुछ तोड़ के नए बड़े हाईवे और अपार्टमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, LCD बिलबोर्ड, एडवर्टाइजमेंट, ये सब करोगे, देन सेंस ऑफ प्लेस विल बी गॉन। अर्बन इलाके का जो अपना एक हेरिटेज होता है, आत्मा होती है, वो चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद के बीच से गुजरती है साबरमती, तो साबरमती के वेस्टर्न साइड में आपको पूरा फॉरेन वाला माहौल दिखेगा। ईस्टर्न साइड के अंदर एकदम कंजेस्टेड एरिया, झुग्गी झुपड़िया, और अगर आपने क्रिकेट का बॉल भी फेंक दिया और दंगे शुरू हो जाए, देन यू कैन नो भाई ये सरसपुर या गोमतीपुर या दरियापुर में हूँ। उसके आगे थोड़ा चल गए और नल से पानी निकाला और लाल रंग का पानी आ जाए, देन यू कैन बी श्योर अच्छा ये तो नरोड़ा पाटिया में मैं हूँ। सो देयर इज सेंस ऑफ प्लेस। अब अगर स्मार्ट सिटी आएगा तो ये आत्मा शहर का चला जाएगा, ऐसा कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं। बट सरकार ने आश्वस्त किया है, नहीं, वी विल प्रिजर्व द यूनिक आइडेंटिटी। अर्थात ये नरोड़ा में भी साफ सुथरा पानी नल में आए, बट स्टिल टू कमेमोरेट द थिंग्स में भी एक बहुत बड़ा ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जाए जहां पर कि नल में लाल रंग का पानी दिखता हो। एनीवेज, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म। थर्ड इशू इज दैट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा मित्रों कि कैसे कोई विलन वो ट्रैफिक में भागने की कोशिश कर रहा है, वो ट्रैफिक सिग्नल जाम कर देता है और फिर उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती, या फिर कि वो कैसे कुछ हैकिंग करके मेट्रो ट्रेन का एक्सीडेंट करा देता है, सो फॉर। तो ऐसी समस्या आ सकती है, बट देन अगेन वो SPV जो कंपनी बनी वो साइबर सिक्योरिटी के काम देखेगी। एंड लास्टली, कुछ लोगों का ये मानना है कि अलॉटमेंट जो कोटा बनाया गया तो यूपी में चुनाव थे बोल के उनको ज्यादा दिया गया है शहर वगैरह वगैरह,
एंड देन सम से इट इज एलिटिस्ट। अहमदाबाद तो पहले से ही इतना विकसित है, अब उसमें और पैसा डाल के क्या आधुनिक करना है, बेटर कि ग्राम विकास के लिए पैसा दिया जाता, ये 1 लाख करोड़ रुपए। उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि गांव के अंदर भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले, उसके लिए 2004 में डॉक्टर अब्दुल कलाम ही केम अप विथ पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टीज टू रूरल एरियाज, बट वो यूपीए सरकार के मंत्रालयों ने इतना उसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं, तो आगे बढ़ नहीं पाए। हावेवर इन 2014 मोदी सरकार लेके श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ग्राम विकास मंत्रालय ये देखता है गुजरात के मॉडल से इंस्पायर है। स्मार्ट सिटी में तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 करके 100 शहरों को पसंद किया, यहाँ पर स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए एक एक ग्राम पंचायत में एक क्लस्टर पकड़ा जाएगा कि मैदानी प्रदेश में जहाँ पर 25,000 से 50,000 की आबादी, दुर्गम इलाकों में 5,000 से 15,000 की आबादी, ऐसे क्लस्टर पकड़ के ऐसे 300 क्लस्टर्स, और वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अगले 3 सालों के लिए पैसा देगा। और काम क्या करेंगे, वही सारा बिजली, पानी, सड़क, देन शिक्षा, स्वास्थ्य सेंटर, तो फूड प्रोसेसिंग पार्क वगैरह बनाए जाएंगे, और ये सब के अंदर आईटी की सुविधा। और ये रूर्बन सेंटर्स जो इस प्रकार से बने, उनको स्मार्ट सिटी के साथ, अमृत सिटी के साथ आप ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेंगे तो सर्वांगीण विकास सबका हो जाएगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन वो कोर स्कीम का हिस्सा है, मतलब यहाँ यूनियन स्टेट कॉस्ट शेयरिंग क्या होगा, 60-40, 90-10। नए बजट में इसमें 1,000 करोड़ अलॉट किए गए। इसके अलावा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक प्रसाद अर्थात पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव टूरिज्म मिनिस्ट्री के हाथ में, और दूसरा हृदय दैट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हाथ में। अब ये देखिए, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, यहाँ तक अंग्रेजी शब्द है तो योजना के बदले स्कीम होना चाहिए, बट योजना क्यों लगा, वो मारपीट के मतलब एब्रीविएशन बढ़िया बनना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये 2 अलग योजनाएं क्यों हैं, बेसिकली दोनों ही जगह पे सीसीटीवी और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लैंडस्केपिंग और वाटर, वाईफाई ये सब करना है, तो फिर अमरूद के अंदर ही सिटी का अलॉटमेंट 500 से 1000 कर देते तो काम बन जाता, राइट। बट ना, ये फैंसी एब्रीविएशन वाली योजनाएं बनाना जरूरी है। अब यहाँ प्रसाद के अंदर 13 सिटी को पसंद किया गया और हृदय में 12 सिटी को पसंद किया गया। कौन कौन से सिटी प्रीलिम के लिए कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी बैड, हावेवर इंटरव्यू हो आपका तो जरा देख जाना कि आपका अगर सिटी पसंद है तो हाँ वो याद होना चाहिए। इसके अलावा टूरिज्म मिनिस्ट्री वाले एक स्वदेश दर्शन स्कीम लेके आए, जिसके अंतर्गत ये टूरिस्ट सर्किट, मतलब बिहार से मध्य प्रदेश ये बुद्धिज्म सर्किट एंड आसाम वाला वो टाइगर सर्किट वगैरह ऐसा बनाया जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण योजनाएं देख ली। इसके रिलेटेड नए इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 14 कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म टू कॉम्पिटिटिव सब फेडरलिज्म, सुब्रमण्यम बोलते हैं कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उस प्रकार शहरों के बीच भी कुछ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए ताकि अर्बन अमनेस्टी और सर्विसेज इंप्रूव हो जाए। फिर बस वो बोल बच्चन चलता है कि भाई अर्बन इलाके वहाँ देश की 1/3 जनता और देश का 3/5 जीडीपी वहाँ पर है। फिर एक जिप लॉ का जिक्र किया गया, जिसके अंतर्गत आपके देश का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, मान लीजिए मुंबई है, और सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, मान लीजिए दिल्ली। तो लार्जेस्ट सिटी सेकंड लार्जेस्ट सिटी से साइज में दुगना होना चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट सिटी से साइज में 3 गुना होना चाहिए, एंड लाइक दैट nth सिटी शुड बी 1/nth साइज ऑफ द लार्जेस्ट सिटी, ऐसा ये जिप्स लॉ कहता है। सुब्रमण्यम ने ग्राफ से प्लॉट किया कि भाई अमेरिका में कैसा है, ब्राजील में कैसा है, तो हाँ भाई जिप लॉ के हिसाब से साइज दिखती है, बट भारत में ऐसा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, भारत के सिटी साइज में बहुत कम है, उसके चलते जगह की तंगी रहती है, तो मकान के भाड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये लेबर मोबिलिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है। लेबर मोबिलिटी क्यों आवश्यक है वो मैं आपको 6 पिलर के एकदम अंत में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बाद पढ़ाऊंगा। बस फिर बोल बच्चन शुरू करते हैं सुब्रमण्यम कि अर्बन लोकल बॉडीज में गवर्नेंस की चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, और उसके लिए जितना पैसा चाहिए, तो सामने 14th फाइनेंस कमीशन ने अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांटी नीड के नाम पे 87,000 करोड़ रुपीज दिए हैं, बट आबादी के हिसाब से गिने तो प्रति व्यक्ति 500 रुपये। अब इतनी छोटी रकम में बढ़िया काम कैसे हो सकता है। फिर 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम को मजबूत करने की आवश्यकता है, अर्बन लोकल बॉडी अपने संसाधन खुद ही खड़े करे टैक्स लेके। अब उस अनुसंधान में अरविंद सुब्रमण्यम ने जयपुर और बेंगलोर का GIS मैपिंग कराया नासा के लैंडसेट सैटेलाइट से
कि वहाँ शहर में कितना विकास हुआ है, कितना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कितना कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड सो फॉर्थ, और उस हिसाब से अर्बन लोकल बॉडी को प्रॉपर्टी टैक्स में कितनी रकम मिली, बजट के आंकड़े देखे, जीआईएस मैपिंग देखा, और फिर उनको पता चला कि अर्बन लोकल बॉडी को तो जितना मिलना चाहिए उसका हार्डली 5 to 20% पैसा ही मिल रहा है। तो फिर सवाल होता है कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स में अर्बन लोकल बॉडी को इतनी कम आमदनी क्यों हो रही है। कारण वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते राज्य सरकार और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जानबूझ के बहुत सारे एग्जेम्पशन देते हैं उद्योगपतियों को, रेसिडेंट्स को। प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स एकदम कम रखे जाते हैं। इलीगल प्रॉपर्टी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा हो तो भी चुनाव आने वाले हैं तो सारे इलीगल कॉलोनीज को भी लीगलाइज कर देंगे एंड सो फॉर्थ। इसलिए वो प्रॉपर्टी टैक्स नियमित रूप से देने की वो दिमाग में आता ही नहीं। और फिर जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरते भी हैं तो 10 करोड़ का बिल्डिंग होगा तो वहां पर दिखाएंगे कि भाई 1 करोड़ का बिल्डिंग है, अंडर वैल्यूएशन, और टैक्स में पैसा कम देंगे। वहां पर पूरा चेकिंग कराने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज के पास इतना स्टाफ है नहीं। 14 फाइनेंस कमीशन ने तो यहाँ तक बोला कि हाल की तारीख में जितना कंप्लायंस है उसको 100% तो नहीं कर सकते, बट 80% भी अगर इंप्रूव करे देन ऑल्सो वी कैन गेट 22,000 करोड़ रुपीज एंड सो ऑन। फिर सर्वे ये बिग डेटा एनालिटिक्स करके लाता है कि कौन से अर्बन लोकल बॉडी को कितना टैक्स में पैसा आ रहा है, एंड इट ऑब्जर्व्स कि कानपुर और देहरादून में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स है, फिर भी उनकी आमदनी कम है, और पुणे और मुंबई के अंदर तो थोड़े ही टैक्स लिए जाते हैं, फिर भी उनके अर्बन लोकल बॉडी के पास ढेर सारी रकम आती है। अब ऐसा क्यों? आप समझिए, कानपुर देहरादून की आबादी कितनी और सामने मुंबई की आबादी कितनी, कितना प्रॉपर्टी डेवलपमेंट वगैरह, तो स्वाभाविक है दे हैव अ लार्जर टैक्स बेस, तो ज़्यादा रकम आएगी। अब वो तो ऐसे भी समझ में आ जाता है। उसका इतना बिग डेटा एनालिटिक्स बेसिकली पेज भरने के लिए वो चेतन भगत गिरी सुब्रमण्यम ने यहाँ पर की है। सुब्रमण्यम ने पाया कि झारखंड के अंदर जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी का एक प्राइवेट टाउनशिप है, अर्थात वहाँ पर ये बिजली पानी गटर सारी सुविधाएं वो कंपनी खुद देखती है और बहुत बढ़िया अर्बन सर्विसेज दी जा रही हैं। उसके सामने हरियाणा का गुरुग्राम साल 2001 तक एग्रीकल्चर वेस्टलैंड था। आगे चल के हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुडा को बोला विकास का काम देखिए, फिर आगे बोला कि अलग से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। अब क्योंकि इतनी सारी संस्थाएं काम देख रही हैं और हर एक के अपने रजिस्ट्रेशन क्लियरेंस की सिस्टम होगी, तो कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कुछ करना चाहता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गुरुगांव के अंदर रोड, सुवेज, वाटर, यहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर वाले सुविधाएं देते हैं, बट दे आर क्रिएटिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। फॉर एग्जाम्पल, टैंकर में आपको पानी देंगे बट बैकएंड में डीजल जनरेटर से वो एक्सट्रैक्ट किया हो तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वगैरह, और जो कचरा वो आपके घर से उठा के लेके जाते हैं इलीगली कहीं पर भी डंप कर देते हैं, तो उस हिसाब से एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन की समस्या। और गुरुगांव के अंदर सिविल सोसाइटी मजबूत हुई नहीं, उस कारण वहां पर सारी समस्याएं हैं, ऐसा सर्वे ऑब्जर्व करता है। सो इकोनॉमिक सर्विस कंक्लूजन सजेशन इज कि एग्जिस्टिंग सिटी वहां पर प्राइवेट ऑपरेटर को खुली छूट दी जाए, उसके बदले उनको बोला जाए कि अलग से ही अपना सिटी खड़ा कर दो, जैसे टाटा स्टील वालों ने खड़ा कर दिया, या जैसे गिफ्ट सिटी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में खड़ा किया गया, राइट। सो वी शुड प्रमोट सच प्रोप्राइटरी कंपनी टाइप के कॉम्पिटिटिव सिटीज और आपस में उनकी स्पर्धा कराई जाए ताकि इनोवेशन बढ़े, कंपटीशन बढ़े, और उससे अर्बन गवर्नेंस को लाभ हो सकता है। कैसे? आप सोचिए, अगर अहमदाबाद के अंदर गंदगी ज्यादा है, नियमित बिजली आती नहीं, और सामने गिफ्ट सिटी के अंदर ये सारी चीजें बढ़िया हैं, सो इट मे हैपन दैट अहमदाबाद पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू गिफ्ट सिटी, और फिर अहमदाबाद के अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टैक्स की आमदनी खुद से कम हो जाएगी, तो वो लाइन पे आ जाएंगे और सारा काम ठीक करेंगे, या फिर कि कंजेशन कम हो जाएगा तो अपने आप सिस्टम ठीक हो जाएगा, एंड लाइक दैट। तो ये वॉइस ऑप्शन, एग्जिट ऑप्शन, ये सब करने के लिए कंपनियों के खुद के प्रोप्राइटरी सिटीज को बनाइए और आपस में उनकी स्पर्धा कराइए। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एट द सब लेवल। मित्रों, एनजीओ प्रथम एक असर रिपोर्ट बना, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, कि 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, सो फॉर्थ। उसी प्रकार एक दूसरा एनजीओ है जो कि ये जनाग्रह, एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया सिटी सिस्टम बनाता है। बस अब सुब्रमण्यम को पन्ने भरने थे तो उसने उनके भी ग्राफ प्लॉट कर दिए, देखो ये उनके सर्वे में ऐसा दिया था करके। वो बोलते हैं कि जिस जिस अर्बन लोकल बॉडी में स्टाफ ज़्यादा हो और बजट में पैसा ज़्यादा हो, वहाँ पर सर्विस डिलीवरी बढ़िया होती है। अब ये तो ऐसे ही लॉजिकली कोरिलेटेड है। मित्रों, राज्यों के हिसाब से सिटी के मेयर का टेन्योर अलग अलग हो सकता है। कुछ जगह पे 1 साल का होता है, कुछ जगह पे 5 साल का होता है, कुछ जगह 3 साल। तो सर्वे ये जनाग्रह डेटा को एनालाइज करके बोलता है
कि जहां पर मेयर का लंबा कार्यकाल हो वहां पर बेटर सर्विस डिलीवरी होती है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग को रिलेशन देखने को नहीं मिला, एक बात। सेकंड, जहां पर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर हो वहां पर क्या अर्बन गवर्नेंस और सर्विसेज बढ़िया होती है? नहीं, उल्टा खराब घटिया होती है, इनवर्स रिलेशन है। उसका कारण क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर है बट बैकएंड में उसको म्यूनिसिपल काउंसिलर का सपोर्ट हासिल ना हो तो बजट और सभी प्लान पास कराने में उसको दिक्कत आती है, तो परिणाम स्वरूप काम हो नहीं पाता। देयरफॉर राजस्थान और तमिलनाडु ने डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर सिस्टम से वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेयर सिस्टम में जा रहे हैं। अब ये मेयर सिस्टम क्या होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या फर्क होता है, लास्ट ईयर की मेन सीरीज में मैंने पढ़ा था, लेक्चर लिंक आपको मिल जाएगी, देख लेना। मित्रों, जनरल स्टडीज मेंस पेपर 1, वहां पर मुद्दा है अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज। अब ये इकोनॉमिक सर्वे ने तो केवल चेतन भगत गिरी ही की है, बट आपको ठीक ठाक मुद्दे चाहिए थियरी एंड कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव से, तो मैंने सारे अलग अलग स्रोत से जमा करके ये लेक्चर बनाया था। लिंक पे आप जाइएगा, मुख्य परीक्षा के लिए आपको काम में आएगा। तो इस प्रकार से अपना इकोनॉमी का 5वां पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी खत्म। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 6ठा पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखेंगे।